ओके, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हम हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने बोहर मॉडल को यूज़ करके तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स जो उनसे थे और उसका रेडियस कैलकुलेट किया था। लेकिन बोहर मॉडल जो है वो एक हाइब्रिड है जो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को लिंक करता है। सो एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। Schrodinger wave equation, I hope you remember, it is this Hamiltonian when it is applied on psi state, or it gives us energy eigenvalue and psi state again. अब जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखी हुई है। तो हमारा जो पोटेंशियल होता है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, जो कि प्रोटॉन की वजह से उस प्रोटॉन के पोटेंशियल के विद इलेक्ट्रॉन जोन्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो कूलम फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे। Because our potential is spherically symmetric, so we prefer to use these spherical coordinates r, theta, phi. Theta is polar angle and phi is azimuthal angle, and r is distance from the radial distance from the origin. जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रेडियल कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो वो इस तरह की फॉर्म बनती है। अब अगर हमने इक्वेशन को r थीटा फाई की टर्म में लिखा है तो हमें ये सपोजिशन करनी पड़ेगी कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो भी एक रेडियल पार्ट जो कि r पे डिपेंडेंट है और एक एंगुलर पार्ट जो कि थीटा और फाई पे डिपेंडेंट है, उसकी प्रोडक्ट है। ये r जो हमारा फंक्शन है, ये इसकी फॉर्म जो सी है वो मैं ये जो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली, ये इधर ये है, r को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, और इसमें ये जो l है ये एक नॉन मैथमेटिकल फंक्शन है, इसे एसोसिएटेड लेग्योर पोलिनोमियल कहते हैं, और इसमें फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स है और x की पावर l है। हमारे केस में ये जो वेरिएबल है x की बजाय r है, और जो दूसरा हमारे पास वेरिएबल फंक्शन है वो y है, y lm थीटा फाई। इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी प्रोडक्ट है एक एक्सपोनेंशियल पार्ट का जो कि सिर्फ फाई पे डिपेंडेंट है। ये एक्चुअली हमारे फाई फंक्शन का सोल्यूशन है, और ये जो थीटा पे डिपेंडेंट पार्ट है इसको एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअली सोल्यूशन तक पहुंचा कैसे जाता है कि सबसे पहले तो ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमारे पास ये एंगल डिपेंडेंट पार्ट आता है जो कि ब्लू में है, और जो रेडियल डिपेंडेंट पार्ट है वो पिंक में है। अब क्योंकि रेडियल और एंगुलर पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट्स के इक्वल हैं। उस कांस्टेंट को ए वाई करके हमने लिखा है, तो ये इधर से ये इक्वेशन आती है, और इसी तरह की इक्वेशन रेडियल पार्ट को भी एक ए वाई की इक्वल करके लिख देते हैं। तो ये मेथड सिमिलर है जो हमने जब हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की थी टाइम और पोजीशन के लिए, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में लेके आ रहे थे। ये 5 पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो आपकी बुक ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 5 पार्ट इसमें कहाँ से आ गया, ये जो हमारे पास एंगुलर पार्ट था स्फेरिकल हार्मोनिक्स, उसको थीटा और फाई डिपेंडेंट पार्ट करके अलग लिखा जा सकता है। और जो इसकी जो इक्वेशन हासिल होती है उसमें आप देखें कि जो आपका फाई है उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास दोबारा फाई फंक्शन आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट m स्क्वायर। एक्चुअली अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस m स्क्वायर होगा, तो इसका सोल्यूशन जो है वो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल होगा मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट a, और ये कांस्टेंट a जो सा है ये हम फाइंड करते हैं कि अगर आपका फंक्शन वेव फंक्शन फाई जो सा है वो नॉर्मलाइज टू 1 है इन द रीजन 0 to 2 पाई, तो यहाँ से आपके ये इसको हम ये इक्वल टू 1 रखेंगे, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। यूं फाई का सोल्यूशन जो सा है वो बहुत सिंपल है, और ये आपका कैपिटल फंक्शन फाई था।
ये मैं करेक्ट कर दूंगी। नेक्स्ट, अब ये जो हमने वेव फंक्शंस डिराइव किए हैं, रेडियल डिपेंडेंट और एंगुलर डिपेंडेंट वेव फंक्शंस डिराइव किए हैं, इनका हमें फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा जो हमें हासिल होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसके क्वांटम नंबर इससे हमें पता चलते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, जैसे कि उसकी एनर्जी लेवल क्या होगा जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट किया जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा जो कि ml से डिनोट किया जाता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4 सो ऑन वैल्यूज उसकी हो सकती हैं। जब n1 होता है तो उसका जो हो उसको हम k शेल कहते हैं, जब n2 होता है तो वो हमारा l शेल होता है, और n3 हो तो हमारे पास m शेल आता है। और ये जो शेल्स हैं या ये जो नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसका रेडियस या साइज देता है और उसकी एनर्जी देता है। और फिर जो दूसरा हमारा क्वांटम नंबर है एंगुलर मोमेंटम L, इसकी हमारे पास n पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये वैल्यूज 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ये हमें शेप ऑफ द ऑर्बिट बताती है। शेप में आपको पता है कि ये स्फेरिकल शेप का होगा या डम्बल शेप का होगा, अगर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री याद है तो ये चीज़ें डिस्कस होती थी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है ना जो एटॉमिक फिजिक्स की है, उसमें एल की जगह पे अक्सर जो है ना वो कुछ अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम 0 है तो उसकी जगह पे आप सिंबल एस यूज करते हैं जो कि शार्प को कोरस्पॉन्ड करती है। अगर एंगुलर मोमेंटम 1 है तो आप जो है वो जब एंगुलर मोमेंटम 1 होता है तो इसको P सिंबल या प्रिंसिपल से डिनोट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम 2 हो तो डिफ्यूज D सिंबल यूज होती है, और एंगुलर मोमेंटम 3 हो तो F फंडामेंटल के लिए यूज होती है सिंबल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा है वो m सब l से डिनोट किया जाता है, यानी इसका सबस्क्रिप्ट l है, और इसकी 2l+1 पॉसिबल वैल्यू होती है। 2l+1 वैल्यू इसकी -l से +l तक बनती हैं। ये 2l+1 कैसे बनी? क्योंकि 1 से लेकर l तक l वैल्यूज हुई और -1 से -l तक 2l होगी, और जब 0 को इंक्लूड कर लिया तो एक और l वैल्यू होती है, और ये हमें एक्चुअली ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल देती है। तो ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिट का एक सब पार्ट होता है या शेल का सब पार्ट होता है, इसको सब शेल भी कह सकते हैं आप। तो हमारे जो क्वांटम नंबर्स हैं n, l और m, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। और अगर किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी n है, En है, तो इसकी डीजेनरेसी जो सी है ना n² होती है। डीजेनरेसी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो सेम होगी लेकिन उसके एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो डीजेनरेसी जो सी है ना ये 2l+1 को अगर हम सम अप करें 0 से लेकर n-1 तक तो ये n² आ जाती है। जब हम स्पिन का इफेक्ट ऐड करते हैं तो ये n² की बजाय 2n² हो जाती है। स्पिन कहाँ से आती है? स्पिन जो है हमारी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जब स्टडी किया गया था एसिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ से पता चला था कि हर इलेक्ट्रॉन बीम जो सी है वो 2 बीम्स में स्प्लिट अप हो जाती है। तो इसका मतलब है हर इलेक्ट्रॉन की 2 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, और उन स्टेट्स को जो है ना वो स्पिन का नाम किया गया था, स्पिन अप और स्पिन डाउन। और अब ये 2n² जो डीजेनरेसी है वहाँ पे हम वापस आ जाते हैं स्पिन की वजह से। तो आई थिंक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इस 2n² फार्मूले से ही आते हैं हमारे पास। ये वाला टेबल जो है वो समराइज करता है हम जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं कि फर्स्ट कॉलम आपको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बता रहा है या नंबर ऑफ शेल बता रहा है, लेकिन उसके आगे एल जो है वो आपका सब शेल होता है।
उस सब शेल की सिंबल जो सी है वो ये है 4th कॉलम में। तो जब N1 होता है तो सब शेल आपके पास जो अवेलेबल होता है वो सिर्फ L इज इक्वल टू 0 या S सब शेल अवेलेबल होता है, और उसके Z कंपोनेंट की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, और इसकी डीजेनरेसी जो सी है ना वो 1 होती है। जब N2 होता है तो आपके पास 2 सब शेल होते हैं, एक S होता है और एक P होता है। S स्टेट में सिर्फ एक एस एंग जब एंगुलर मोमेंटम 0 होता है तो सिर्फ एक उसकी डीजेनरेसी होती है, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम 1 होता है तो उसकी डीजेनरेसी जो सी है वो 3 होती है। तो 3 -1 0 और 1 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं पी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये डीजेनरेसी जो सी है ये इसकी 3 हो जाती है। जब आपका एनर्जी लेवल 3 होता है तो 0 1 2 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, या सब शेल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो जी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो -2 से +2 तक हैं, और ये स्टेट जो सी है ये 3D है, और इसकी डीजेनरेसी 5 है। और इसी तरह आप देखें एनर्जी लेवल 4 में 0 भी सब शेल होगा, 1 सब शेल, 2 सब शेल और 3 सब शेल होगा, यानी इसमें 4s 4p 4d और 4f हैं। 4 तो एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहा है, तो s p d f स्टेट्स हैं, और ये 1 3 5 7 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जोन सी हैं डीजेनरेसी, और ये जोन सी है ना इसके जी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जोन है ना ये यहाँ पे दिए हैं। हाइड्रोजन एटम की मदद से हमने हाइड्रोजन एटम के कॉरस्पॉन्डिंग जो से थे ना इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स हासिल कर लिए, लेकिन यही चीज़ जो सी हम जो है ना एलिमेंट दूसरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जो है उनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमें ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना वो हमेशा ओबे करना होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से इसके नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन सेम क्वांटम स्टेट। सेम क्वांटम स्टेट का मतलब है उनके N L M और S नंबर सारे के सारे सेम नहीं हो सकते, उनमें से कोई ना कोई एक जरूर डिफरेंट होना चाहिए। तो या स्टेट जो सी इलेक्ट्रॉन की वो N L M और S से डिफाइन होती है, और ये नंबर्स जो से ना ये यूनिक सेट होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो किसी एक एटम के एक एलिमेंट के अंदर है। सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, और जब किसी एटम के या एलिमेंट के ऑर्बिट्स फिल होना शुरू करते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से शुरू होते हैं, और फिर हायर ग्राउंड स्टेट या के शेल से फिल होना शुरू होते हैं, और फिर हायर शेल्स में फिलिंग शुरू होती है। तो ओरिजिनली लोग समझते थे कि शेल वाइज जो सी है ना या एनर्जी लेवल वाइज N1 N के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल की फीलिंग होती है, लेकिन बाद में देखा गया कि फीलिंग जो सी है वो शेल्स की बजाय ये रेड एरोज को फॉलो करती है, जो कि ऑर्बिटल्स वाइज जो से है ना उनकी फीलिंग जो सी है ना ज़्यादा प्रिसाइज कह लें तो बेहतर होगा। इसमें 1s 2s 2p 3s 3p तक तो चीज़ें जो सी हैं वो नंबर ऑफ शेल्स को सही फॉलो कर रही हैं, लेकिन 3p के बाद हमारे पास 4s पहले फिल होता है और फिर 3d बाद में होता है। तो इसका मतलब है कि 4s जो है ना वो लोअर एनर्जी पे है, और 3d जो है ना उससे थोड़ा सा हायर एनर्जी पे होता है, इसलिए 4s लेवल पहले फिल होता है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सोडियम का दिया। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सबसे पहले शेल सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि 1s होता है, दूसरे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरे सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि p होता है, सेकंड का p सब शेल होता है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है वो 3s में आता है। और फिर जिंक जो है जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 करके आता है। जो फिलिंग का एक जनरल मैकेनिज्म है वो ये राइट साइड पे जो है ना वो पिक्चर उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपके सब शेल जो है ना SPD उनकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या अवेलेबल हैं जो कि 12+1 से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये रिस्पेक्टिवली 1 3 5 7 है,
और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसका डबल होंगे। क्यों? क्योंकि हर लेवल में एक अप और डाउन ऑर्बिट एक अप और डाउन स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब ऑर्बिटल 1 अवेलेबल हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 2 फिल हो सकते हैं। जब ऑर्बिटल्स 3 अवेलेबल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब 5 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जब 7 हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होंगी? तो इसका इस्तेमाल जो है वो अगर आप खुद से कभी डिवाइस बनाना चाहें और आपको जो उनसी है ना एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो उनसी हैं स्टडी करनी पड़े या मटेरियल में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप पी टाइप मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, एन टाइप मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होनी चाहिए। तो ये एक मुझे डायनामिक पीरियोडिक टेबल ऑनलाइन मिला था। मैं ये वेब पेज आपको खोल के दिखाती हूँ, उधर से हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें आई होप यू रिमेंबर कि ये फर्स्ट ग्रुप होता था, ये सेकंड, इसको थर्ड कहते थे, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ कहते थे। और ये नंबर ही बताता था कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसके लास्ट शेल में 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन होते थे लास्ट शेल में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों के लिए जो इंटरेस्ट का ग्रुप था, ये ग्रुप नंबर 4 होता था, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये हमारे जो उनसे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जो यूज होते हैं मटेरियल, ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है। और ऑफ कोर्स सिलिकॉन में हम अक्सर पी टाइप या एन टाइप मटेरियल जो उनसे है ना वो उसकी डोपिंग करते थे। तो पी टाइप मटेरियल क्या बनता था, जिसमें के होल एक्सेस में हो, यानी उसमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता था। तो ये जो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे ना, इनको अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिक्स करें तो आपके पास पी टाइप मटेरियल आता था, जिसमें के आपके पास होल्स फ्रीली अवेलेबल होते थे। अगर आप एन टाइप मटेरियल बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप नंबर 5 के जो उनसे एलिमेंट्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ जो उनसे थे उनकी डोपिंग करते थे और यूँ आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आते थे। जो अगर आप ऑर्बिटल्स देखना चाहें ना डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ये ऑर्बिटल्स पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वक्त हाइड्रोजन का ऑर्बिटल नज़र आ रहा है जो कि 1s है। लेकिन अगर आप ये देखें पोलोनियम का ऑर्बिटल देखें तो ये देखें कितनी बड़ी लंबी लाइन लिखनी पड़ती है। तो ये इसका हल साइंटिस्ट ने ये निकाला कि आप ना ये जो लास्ट आपका ग्रुप है ना, इसकी फॉर्म में आप ऑर्बिटल्स को लिखना शुरू करें, क्योंकि इनका लास्ट शेल फिल होता था। तो ऑर्बिटल जो से कंप्लीट ऑर्बिटल्स जो से वो आप अगर पोलोनियम के लिखेंगे तो इससे पिछले रो में जो नोबल गैस आती है प्लस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। या इसी तरह अगर आप सोडियम का क्योंकि मैंने आपको बताया था, तो सोडियम से पिछली जो रो में नोबल गैस है वो नियॉन है, तो नियॉन प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर पोटाशियम लें तो वो आर्गॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल फिलिंग प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ जो है मैं आपको अपनी जो है ना प्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो है ना वो नियॉन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम है, सॉरी एनोटेशन सही नहीं आ रही। सोडियम जो है वो ये है। सोडियम को इन्होंने लिखा है कि ये नियॉन और 3s में एक इलेक्ट्रॉन से उसका 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो नियॉन में क्या है, नियॉन का जो ऑर्बिटल की फिलिंग है वो इससे पिछली लाइन में है, ये है 1s2 2s2 2p6। तो ये वही है। अगर इसको 3s1 के साथ मिला दें तो ये वही नोटेशन है जो कि मैंने पिछले वाली स्लाइड पे आपको दिखाई थी। और इसी तरह अगर आप जनरल देखें तो जैसे जैसे आपके जो है ना ये ऑर्बिटल्स जो उनसे है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले नियॉन जो है वो आता है और फिर आर्गॉन यूज होना शुरू हो जाता है जो कि नोबल गैस है। फिर उसके बाद क्रिप्टॉन और जीनॉन ये यूज होती हैं और फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिर्फ एक्स्ट्रा बताया जाता है। यूँ हमारा कुछ लिखना रिड्यूस हो जाता है। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे।